वेलकम टू द ज्ञान बिंदु यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका एक डायबिटीज इंसिपिडस को लीड करेंगे। दैट मीन्स वहां पर आपको एक हार्मोन्स का रोल कवर अप करना है। दैट मीन्स एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला एक हार्मोन जिसको आप बोलते हो एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हम दूसरे नाम से वैसोप्रेसिन से भी जानते हैं। वो नॉर्मल बॉडी में किस तरह से नॉर्मल फंक्शन कर रहा है और अगर उसकी फंक्शनिंग एस्पेक्ट में चेंज आएगा तो कैसे एक डिसऑर्डर डायबिटीज इंसिपिडस लीड हो सकता है और ये क्या होता है, इसको हम आज समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको जो एडीएच हार्मोन है वो कहाँ एक्ट करता है, पहले उसका प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास एक हार्मोन है एडीएच, ठीक है। ये एडीएच हमारी जो किडनी है, किडनी की ट्यूबुलर सेल्स में एक्ट करने वाला है। किडनी में भी आप बोलोगे जो किडनी की जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है उसको हम बोलते हैं क्या, नेफ्रॉन। और जब अभी हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो नेफ्रॉन पर कुछ स्पेसिफिक टर्मिनल पोर्शन है जिसको आप बोलते हो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फाइनली आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो वहां पर जो इस एपिथेलियल सेल्स हैं उन सेल्स के पास इस एडीएच के क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे। तो ये एडीएच आपका वहां एक्ट करने वाला उन सेल्स पर, और उन सेल्स पर एक्ट करने के बाद वहां पर कोई एक सिग्नलिंग लीड करेगा और स्पेसिफिकली वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। इन बातों को समझने के लिए पहले अगर आपको एक बार नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर देखना होगा। ये अगर मैं कहूं कि हमारे पास जो किडनी है, हर एक सिंगल किडनी में नियर अबाउट 1 मिलियन ऑफ द नेफ्रॉन्स हैं जो आपकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है यूरिन फॉर्मेशन के लिए। अगर आप इसका सबसे स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको जो इसका यहां पर आपको ग्लोमेरुलर कैपिलरी मिलेगा, इसको आप बोलोगे ग्लोमेरुलस, और फाइनली जिस पोजीशन पर लोकेटेड है वो आपका बोमेंस कैप्सूल। और उसके बाद आपके ट्यूबुलर सेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। ट्यूबुलर सेक्शन में सबसे पहले आपको मिल जाएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जिसको हम बोलते हैं पीसीटी। फिर लूप ऑफ हेनले में ये डिसेंडिंग लिम्ब, देन ये असेंडिंग लिम्ब, और आपका फिर ये मिल जाएगा आपका डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड फाइनली कलेक्टिंग डक्ट, शॉर्ट में सीडी लिखेंगे। अब आपको समझना क्या है कि जो ब्लड हमारा यहां से एंट्री कर रहा है ग्लोमेरुलर में, वो उसके कंपोनेंट फिल्टर होके फिर वो ब्लड फिल्ट्रेट होके कहां पहुंच रहा है, इस ट्यूबुलर सेक्शन ऑफ द नेफ्रॉन पे पहुंच रहा है। और जब वो फिल्टर होगा तो आप बोलोगे जो ब्लड के जो दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स, तो प्लाज्मा वाला कंपोनेंट क्या हो रहा है, आपका फिल्ट्रेट का एक्चुअल में पार्ट बन रहा है, सेल्स फिल्ट्रेट का पार्ट नहीं बनती हैं। तो उस प्लाज्मा में हम जानते हैं समथिंग अराउंड मैक्सिमम 90 to 93% क्या होता है, वाटर होता है, और उसके साथ इसेंशियल एलिमेंट्स और वेस्ट होंगे। तो जो फिल्ट्रेट यहां पर आ रहा है इसको आपने लिखा फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट क्या कैरी कर रहा है, इसमें मैक्सिमम वाटर है, इसमें एसेंशियल एलिमेंट है, इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसमें आपके वेस्ट हैं। तो आपने क्या बोल दिया कि जो वाटर था उसके एसेंशियल एलिमेंट आ गए। अब ये फिल्ट्रेट इस ट्यूबुलर सेक्शन पे क्या करेगा, मूव करेगा, और मूव करेगा तो क्या होगा, उसके जो एसेंशियल एलिमेंट हैं वो वापस कहाँ जाने चाहिए, वो वापस जाने चाहिए आपके ब्लड में, यानी कि जहां से आए थे वो वहीं जाने चाहिए। उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, रीएब्जॉर्प्शन बोलते हो। तो एक बात समझना पहले यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन की बात करूं तो यूरिन फॉर्मेशन में आप देखोगे कि ये आपका सबसे पहले फिल्ट्रेशन हुआ, पहला स्टेप। उसके बाद जो इसेंशियल एलिमेंट फिल्ट्रेट का पार्ट बने हैं वो वापस से ब्लड में जाने चाहिए, उसको आप बोल दोगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। और उसके बाद फाइनली आप बोलते हैं कुछ सीक्रेशन भी आपका उस फिल्ट्रेट में होगा, वो ट्यूबुलर सीक्रेशन है। मेरा जो फोकस रहेगा अभी आपका, क्योंकि मुझे एडीएच को आपको समझाना है, तो मैं कह रहा हूं कि इसेंशियल एलिमेंट उस फिल्ट्रेट से कहां जा रहे हैं, वापस ब्लड में जा रहे हैं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो थ्रू आउट आप देखोगे, थ्रू आउट इस ट्यूबुलर सेक्शन पे आपको क्या मिलेगा, रीएब्जॉर्प्शन मिलता रहेगा। अब बात जो करनी है हमको वो किसकी करनी है, एडीएच हार्मोन की बात करनी है। तो एडीएच हार्मोन क्या करता है, वाटर की परमेबिलिटी को टू द ट्यूबुलर सेक्शन बढ़ा रहा है, मतलब वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। लेकिन थ्रू आउट नेफ्रॉन नहीं, एडीएच को रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको बात करनी है ये लेट डीसीटी या कि सेकेंड हाफ ऑफ द डीसीटी, और साथ के साथ आपका ये कुछ कलेक्टिंग डक्ट। तो इन पोर्शन पर, यहां पर अगर आप बात करो, इन पोर्शन पर जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो कंडीशनल है। दैट मीन्स वो एडीएच डिपेंडेंट है। इस बात को हमको समझना है, ठीक है। देखो एक बार ये देखो, आप अगर एडीएच के फंक्शन की बात करेंगे तो एडीएच क्या कर रहा है, एडीएच वाटर की परमेबिलिटी को बढ़ा रहा है। दैट मीन्स राइट टर्म पे बोलेंगे कि एडीएच
वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर रहा है। कौन से सेक्शन से? जनरली जो डीसीटी है उस डीसीटी का सेकेंड हाफ, और फिर आप कहाँ आ गए हो? आप कलेक्टिंग डक्ट पे आ गए हो, तो वहां पर भी एडीएच वाटर की परमेबिलिटी को बढ़ा रहा है। कुछ बुक्स में ध्यान रखना, आपको केवल दिया गया कि एडीएच आपका कलेक्टिंग डक्ट से वाटर की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है, और कुछ बुक्स में मेंशन किया गया कि वो दोनों सेकेंड हाफ ऑफ डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट दोनों ही जगह उसके क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अब आप एक बार इस नेफ्रॉन को अगर आप देखोगे तो आप देखना यहां पर हो क्या रहा है। नेफ्रॉन्स पर जब हम बात कर रहे हैं, जो सेक्शन आपका ट्यूबुलर सेक्शन है, तो मैं अगर ये कह रहा हूं कि ये इस तरह से ये डीसीटी है, ये डीसीटी, और ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगा। और जो बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस को क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। और उसी ल्यूमेन में तो फिल्ट्रेट मूव कर रहा है। तो जो इसकी इंटरनल लाइनिंग होगी, यहां पर आप देखोगे कि यहां पर एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है। इनको आप बोलते हो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप इस फिगर को देखो तो आप देखो यहां से जो फिल्ट्रेट मूव कर रहा है, तो इस फिल्ट्रेट जो मूव कर रहा है वो कौन सा एरिया? वो उसका फ्री स्पेस वाला एरिया, उसको आपने बोला ल्यूमेन। और ल्यूमेन के दोनों तरफ जो वॉल देखोगे वहां पर आपको ये क्या मिल जाएंगी? वहां पर आपको मिल जाएंगी कौन सी सेल्स? एपिथेलियल सेल्स, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स। तो अगर इस तरह से अगर आपको डिफाइन करना पड़े तो आप क्या बोलोगे? मैं आपको अगर सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, ये पीसीटी आपने बनाया, पीसीटी के बाद ये लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद ये डीसीटी, एंड फाइनली क्या बना दिया आपने? सीडी। और यहां पर आपने बोल दिया, मैं स्टार्टिंग का पोर्शन आपको दिखा नहीं रहा हूं, जरूरत अभी है नहीं। तो यहां पर जो इंटरनल लाइनिंग होगी ये आप बोलोगे किसकी है? ये ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स हैं। ऐसी थ्रू आउट पूरे उसमें होंगी, तो यहां पर भी आपको वैसे ही दिखेगा। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अब अगर कोई सबस्टेंस जो इसेंशियल एलिमेंट थे वो कहाँ आ गए? यहां पर आपके पास फिल्ट्रेट है, और फिल्ट्रेट आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और जैसे जैसे मूव करेगा उसके इसेंशियल एलिमेंट क्या होने चाहिए? उसके इसेंशियल एलिमेंट वापस से ब्लड में जाने चाहिए। तो इसके पैरेलल क्या होगी? ब्लड वेसल होगी। तो मैं यहां पर ब्लड वेसल दिखा रहा हूं, ये आपका ब्लड वेसल है, इसके पैरेलल ब्लड वेसल है। अब कोई सबस्टेंस आपको इस फिल्ट्रेट से अगर ब्लड में पहुंचाना है तो देखना उसका रूट क्या होगा। क्या यही होने वाला है? यहां पर फिल्ट्रेट है तो वो ऐसे जाएगा। अगर वो ऐसे जाएगा तो आप देखो उसने इस एपिथेलियल सेल को पूरी तरह से क्रॉस करना है। दैट मीन्स उसको इस सेल को 2 बार क्रॉस करना पड़ेगा, 2 बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस होगी। तो अगर मैं कहूं कि ये सेल ये थी, तो आप बोल रहे हो ये सेल की एक मेम्ब्रेन कहां की तरफ है? वो है आपका ल्यूमेन की तरफ। और एक मेम्ब्रेन कहां की तरफ है? ये वाली मेम्ब्रेन अगर देखें तो कहां की तरफ है? ये आपका ब्लड वेसल की तरफ है। तो है वो एक सिंगल सेल, लेकिन उस सिंगल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस डायरेक्शन पर ओरिएंटेड है, उसके बेसिस पर आप उन मेम्ब्रेन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो वो सेल की मेम्ब्रेन जो आपका ल्यूमेन साइट पर है उसको आप बोलोगे ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। क्लियर है? ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, या इसी को आप बोलते हो एपिकल मेम्ब्रेन। ठीक है? दैट मीन्स वो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल जिसकी मेम्ब्रेन ल्यूमेन की साइड है, ये है आपका ल्यूमेन, इसको आप बोलोगे एपिकल मेम्ब्रेन। और वो मेम्ब्रेन जो कहां की तरफ है? जो ब्लड वेसल की तरफ है, उसको क्या बोलोगे? बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। ये हो जाएगी आपकी बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। पहले तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही होगी कि सेल एक है, उस सेल को क्रॉस करना है सबस्टेंस को, और तब जाके वो सबस्टेंस कहां जाएगा? आपका फाइनली ब्लड में एंट्री करेगा। तो ल्यूमेन में है वो सबस्टेंस, तो ल्यूमेन में से आपको ब्लड वेसल में पहुंचाना है, तो इसका मतलब पहले आपको एक पूरी एपिथेलियल सेल क्रॉस करनी पड़ेगी। तो क्रॉस करने के लिए आपको 2 बार मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है।
तो एक बार वो मेम्ब्रेन जो ल्यूमेन की तरफ है उसको आपने बोला ल्यूमिनल मेम्ब्रेन या एपिकल मेम्ब्रेन, और फिर वो मेम्ब्रेन जो ब्लड वेसल की तरफ है उसको आप बोल दोगे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। आई होप कि दोनों टर्म्स आपके लिए क्लियर हुए होंगे। अब अगर इतना क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो आप देखना, ये है आपका वो ट्यूबुलर ल्यूमेन जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। यहां पर ये ल्यूमेन है, इस ल्यूमेन में क्या होगा, यहीं पर आपका फिल्ट्रेट है। तो इस फिल्ट्रेट से इसेंशियल एलिमेंट को कहां जाना है, आपका जाना है ब्लड की तरफ। तो क्रॉस करनी पड़ेगी सेल। तो आप देख रहे हो ये एक ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल आपको रिप्रेजेंट की गई है। सबस्टेंस कैसे जाएगा देखना, ये एरो देखो जरा, ये पहले पूरी सेल में जाएगा, सेल से एग्जिट होगा, तब जाके ब्लड वेसल में एंट्री करेगा। इसका मतलब आपको पहले ये वाली मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है, फिर ये वाली मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है। तो ल्यूमेन की साइड जो मेम्ब्रेन है वो एपिकल मेम्ब्रेन हो जाएगी, और जो ब्लड वेसल की तरफ है वो क्या हो जाएगी, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन हो जाएगी। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए इन दोनों कॉन्सेप्ट पर। अब मैं चल रहा हूं कहां पर, एडीएच कैसे एक्शन दे रहा है इसको देखते हैं। देखो अब एक्चुअल में एडीएच के एक्शन को, एडीएच का दूसरा नाम आपने अभी बोला कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम वैसोप्रेसिन बोलेंगे। और वैसोप्रेसिन कहां से रिलीज हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला हार्मोन है, ठीक है। और जब ये अपना एक्शन देगा तो हार्मोन को अपना एक्शन देने के लिए ऑलवेज अपने करस्पॉन्डिंग रिसेप्टर से बाइंड करना पड़ता है। जब तक हार्मोन रिसेप्टर से कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा तब तक कोई सिग्नलिंग इवेंट स्टार्ट नहीं होगा। तो यहां पर वही हो रहा है। अब जो आपके पास ये सेल्स हैं, यानी कि जो आपका लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को आपने बोल दिया क्या, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, और जनरली इनको प्रिंसिपल सेल्स बोलते हैं जहां पर एडीएच के रिसेप्टर हैं। तो इन सेल्स पर क्या है, V2 रिसेप्टर है, वैसोप्रेसिन का रिसेप्टर है जिसको बोलते हैं V2 रिसेप्टर। तो ये रहा आपका वैसोप्रेसिन रिसेप्टर, इसको नाम देंगे V2 रिसेप्टर। कोई भी हार्मोन अगर एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो रहा है तो वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है, ब्लड से मूव करते हुए अपनी टारगेट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो वही हुआ है, आप एज्यूम करो कि वैसोप्रेसिन ब्लड में रिलीज हुआ था, ब्लड के थ्रू आपका मूव करते हुए अपनी टारगेट सेल में आ गया। टारगेट सेल कौन सी है, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल है। कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट आपका सेकेंड हाफ ऑफ डीसीटी या फिर कलेक्टिंग डक्ट में। जनरली उन सेल्स को हम बोलते हैं पी सेल्स, प्रिंसिपल सेल्स। तो ये देखो आपके पास ये रिसेप्टर है, तो ये हार्मोन बाइंड कर गया और ये रिसेप्टर है। सबसे पहले आप बोलोगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन चुका है, और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एक बार अगर बन गया तो आप बोलोगे सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो जब ये सिग्नलिंग स्टार्ट होती तो आपने एक पढ़ा होगा, ये जीपीसीआर रिसेप्टर होता है, और जीपीसीआर जी प्रोटीन मीडिएटेड सिग्नलिंग परफॉर्म करेगा। इस फिगर में आपको जी प्रोटीन नहीं दिखाया गया, बट जी प्रोटीन हम जानते हैं कि जी प्रोटीन एक्टिवेट हो रहा है। तो ये रिसेप्टर और ये उसका लिगेंड, बाइंडिंग हो गई, सिग्नलिंग स्टार्ट होगी, जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा, और जी प्रोटीन के एक्टिवेशन से फाइनली एक एंजाइम एक्टिवेट हो गया है, उसको आपने नाम दिया एडिनाइलेट साइक्लेज। और एडिनाइलेट साइक्लेज बहुत अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है, क्या करता है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में सेल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो अगले स्टेप में क्या हो रहा है, एटीपी साइक्लिक एएमपी में आपका कन्वर्ट हो रहा है। साइक्लिक एएमपी एक दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। साइक्लिक एएमपी जो सेल के अंदर बना है इस सिग्नलिंग की वजह से, इसको आपने बोला एक सेकेंडरी मैसेंजर की फॉर्मेशन हो रही है, और ये फर्दर किसी दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और यहां पर ये मॉलिक्यूल क्या है, प्रोटीन काइनेज ए है। प्रोटीन काइनेज ए, इसका मतलब है किसी दूसरी प्रोटीन को अब फॉस्फोराइलेट करने वाला है। तो पीकेए जैसे ही एक्टिवेट होगा वो कुछ प्रोटीन्स को क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट कर देगा, प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होगा, और उससे क्या होगा, फाइनली जो एक्टिविटी होने वाली है वो ये होने वाली है कि इस सेल में एक्वापोरिन 2 मीडिएटेड वेसिकल्स इंटरनलाइज्ड थे। लेकिन जब ये सिग्नलिंग स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, ये एक्वापोरिन 2 मीडिएटेड वेसिकल्स का फ्यूजन मेम्ब्रेन के साथ होने लग गया, और ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करने लग जाएंगे। कौन सी मेम्ब्रेन के साथ, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल की एपिकल मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज करने वाले हैं। इसका मतलब ये है
कि जो एपिकल मेम्ब्रेन है उन एपिकल मेम्ब्रेन पर एक्वापोरिन 2 का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, यानी कि वो पूरी तरह से मेम्ब्रेन पर एक्सप्रेस करने लग जाएंगे। एक्वापोरिन 2 आपको पता है एक्वापोरिन क्या है, वाटर के स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं। तो इस एपिकल मेम्ब्रेन पर जब एक्वापोरिन 2 के चैनल्स एक्सप्रेस करेंगे तो जो ल्यूमन पर जो वाटर है उस ल्यूमन से जो वाटर था वो एक्वापोरिन 2 के थ्रू सेल के अंदर आएगा। बात समझ में आ रही है? किसकी वजह से आया? एडीएच की सिग्नलिंग, यहां पर वैसोप्रेसिन या एडीएच की सिग्नलिंग से अल्टीमेटली क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? अल्टीमेटली आपका एक्वापोरिन 2 का एक्सप्रेशन एपिकल मेम्ब्रेन पर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और वो ल्यूमन से वाटर को सेल के अंदर लाएंगे। इसका मतलब है अगर वाटर सेल के अंदर आ गया तो वाटर सेल में रखना नहीं है, ये कहाँ का है, इसको ब्लड में जाना है। इसका मतलब ये है कि इसको फिर से दूसरी मेम्ब्रेन क्रॉस करनी होगी। तो पहले वो एपिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर चुका है, अब वो किसको क्रॉस करेगा? अब वो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। और ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पर भी वाटर के चैनल्स होते हैं, लेकिन वो एक्वापोरिन 2 नहीं है। दैट मीन्स वो एडीएच डिपेंडेंट नहीं है, वहां पर ऑलरेडी वाटर के एक्वापोरिन 4 या फिर एक्वापोरिन 3 प्रेजेंट होते हैं। उनको एक्सप्रेस करवाने के लिए एडीएच की सिग्नलिंग नहीं चाहिए, तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो क्या होगा? वाटर एग्जिट हो जाएगा, और वाटर एग्जिट होके कहां पहुंच जाएगा? ब्लड वेसल में पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से देखना, फटाफट रिकॉल करो क्या अभी तक हमने बोला। हम ये बोल रहे हैं कि नॉर्मल, अगर बॉडी नॉर्मल काम कर रही है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी नॉर्मल फंक्शन कर रही है, तो नॉर्मल वैसोप्रेसिन या एडीएच रिलीज होगा ब्लड में। एडीएच ब्लड के थ्रू अपने टारगेट साइट तक बहुत आराम से पहुंचेगा, और उसकी टारगेट साइट कहां है? नेफ्रॉन्स के जो लेट सेक्शंस हैं, यानी कि लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट हैं, वहां पर जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स हैं उन पर उसका रिसेप्टर है, और उस रिसेप्टर को नाम क्या दिया गया है? V2 रिसेप्टर। तो वो अपने V2 रिसेप्टर से बाइंड करेगा। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन चुका है, और जब ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो क्या होगा? फाइनली आप बोलोगे सिग्नलिंग, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग उस सेल में स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो रहा है? जी प्रोटीन का एक्टिवेशन हो रहा है, जो इस फिगर में नहीं दिखाया गया। जीपीसीआर है तो जी प्रोटीन का एक्टिवेशन होगा, और वो फाइनली एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, और एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम सेल के अंदर जो एटीपी है उसको साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट कर देगा। और साइक्लिक एमपी फर्दर क्या होगा? प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा, और प्रोटीन काइनेज ए, क्योंकि काइनेज वर्ड आ गया तो फॉस्फोराइलेशन से उसका रिलेशन है, तो वो प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करेगा। और जब प्रोटीन्स फॉस्फोराइलेशन होंगे तो फाइनली कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है? एक्चुअल में सेल के अंदर एक्वापोरिन 2 के वेसिकल्स जो इंटरनलाइज थे वो अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, लेकिन ये सिग्नलिंग स्टार्ट हुई तो क्या हुआ? फाइनली ये जो वेसिकल्स हैं एक्वापोरिन 2 मीडिएटेड, ये वेसिकल्स एपिकल मेम्ब्रेन पर फ्यूज होने लग जाएंगे। इसका मतलब उस ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल की एपिकल मेम्ब्रेन पर क्या होगा? एक्वापोरिन 2 का एक्सप्रेशन कई टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी कि पूरी तरह से वो एक्सप्रेस होने लग जाएंगे। और जो हमारा वाटर मूव कर रहा था, दैट मीन जो फिल्ट्रेट मूव कर रहा है थ्रू आउट द ट्यूबुलर सेक्शन ऑफ द नेफ्रॉन, वहां से वाटर क्या होगा? एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाटर सेल के अंदर आएगा थ्रू द एक्वापोरिन 2, और फाइनली इसको एग्जिट भी करना है, और एग्जिट करने के लिए आपको बेसोलेटरल मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी, और बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पर पहले से ही वाटर के चैनल्स प्रेजेंट हैं। ये एडीएच डिपेंडेंट नहीं है, ये एक्वापोरिन 4 हो सकते हैं या ये एक्वापोरिन 3 हो सकते हैं। वाटर एग्जिट पहुंच जाएगा कहाँ? ब्लड वेसल में। ये चलती नॉर्मल सिग्नलिंग किसकी? एडीएच की। आई होप समझ में आया होगा, एक बार आप चेक कर लो। ये कब हो रहा है? ये सारे इवेंट हम वो बोल रहे हैं जब एडीएच की सिग्नलिंग नॉर्मल हो रही है, तब आप बोलोगे कि ठीक है भाई, जैसे जैसे यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, फिल्ट्रेट के एसेंशियल एलिमेंट जिसमें मैक्सिमम वाटर है वो आपका वापस से ब्लड में एंट्री कर चुका है, और जो यूरिन प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी? वो कंसंट्रेटेड होगी। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब आप मुझे बताओ, ये तो मैंने आपको नॉर्मल मैकेनिज्म एडीएच की बताई है। अब मैं कह रहा हूं कि आप मेरे इस फिगर को जरा फोकस करो, क्या कंडीशन हुई है देखना। ये मैं फिर से एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने यहां बना दिया, और यहां पर आपको यूरिन क्या मिलेगी? कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक,
अब अगर कंसंट्रेटेड यूरिन हुई तो आपने बोला कि अगर मैं इस सेक्शन को हाफ कर दूं तो यहां पर एक्चुअल में जो एपिथेलियल सेल्स थी उनके थ्रू जो फिल्ट्रेट में जो वाटर था वो वाटर आपका क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्ब हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एडीएच ने काम किया। अब एज्यूम करो कि एडीएच नहीं आया किसी वजह से, तो क्या होगा देखना। एडीएच अगर नहीं आया, यहां लिख रहा हूं मैं, एडीएच हार्मोन अगर नहीं आएगा तो क्योंकि यहां पर क्या थे, यहां पर V2 रिसेप्टर थे, V2R कर दिया मैंने, V2 रिसेप्टर। देखना एक बार, यहां पर इन सेल्स में क्या है, इन सेल्स में है V2 रिसेप्टर और एडीएच हार्मोन यहां आके बाइंड करता है, तब जाके ये वाटर आपका मैक्सिमम वाटर क्या हो रहा था, रीएब्जॉर्ब हो पा रहा था। अब बात ध्यान से सुनना। अब आप एज्यूम करो कि कोई ऐसा प्रॉब्लम इनिशिएट हो गई है जिससे एडीएच की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो रही है। हो सकता है कोई पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए जिसकी वजह से एडीएच का रिलीज क्या हो जाए, डाउन हो जाए, इनएडिक्वेट हो जाए। तो अगर ये एडीएच नहीं आया तो बताओ क्या होगा। इसका मतलब है एडीएच के थ्रू आने वाली सिग्नलिंग रुक जाएगी, और अगर एडीएच के थ्रू आने वाली सिग्नलिंग रुक गई तो क्या होगा, ये जो कंडीशनल वाटर रीएब्जॉर्प्शन होना था, दैट मींस जो लेट डीसीटी और सीडी से जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था वो एडीएच डिपेंडेंट था। अब सिग्नलिंग नहीं चलेगी, एक्वापोरिन 2 का एक्सप्रेशन एपिकल मेम्ब्रेन पर नहीं होगा, और एक्वापोरिन 2 एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो इसका मतलब है जो ल्यूमेन पे जो वाटर है, जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में जो वाटर है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। बताओ क्या होगा, क्या ये वाटर रीएब्जॉर्ब होना चाहिए था लेकिन नहीं होगा, कहां जाएगा अल्टीमेटली, अल्टीमेटली यूरिन का पार्ट बनने लग जाएगा। जो यूरिन पहले कंसंट्रेटेड आनी चाहिए थी, क्या वो कंसंट्रेटेड यूरिन आएगी? अब नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब मैक्सिमम वाटर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका मतलब है यूरिन का नेचर डाइल्यूटेड हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होने लग जाएगी, पॉलीयूरिया वाली कंडीशन डेवलप होने लग जाएगी। इसका मतलब बॉडी का वाटर ज्यादा से ज्यादा लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यही है आपका डायबिटीज इंसिपिडस। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। बताओ, मुझे लग रहा है कि क्लियर हुआ है, क्योंकि बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आपको यह देखना है कि क्या हार्मोन नॉर्मल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। भाई नॉर्मल करने का मतलब है कि क्या हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड फॉर्म पे बन रहा है, नहीं बन रहा। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास हार्मोन है लेकिन रिसेप्टर नहीं है, कुछ नहीं होगा। हमेशा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का बनना जरूरी है, और जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो क्या होगा, एक एक्टिव सिग्नलिंग स्टार्ट होगी। तो हार्मोन भी आपको सफिशिएंट चाहिए और आपको रिसेप्टर का फंक्शनल होना भी चाहिए। अगर दोनों इंबैलेंस हैं तो क्या हो जाएगा, सिग्नलिंग स्टार्ट नहीं होगी। अब अगर आप यहीं पे देखो, मैं आपको एक फोकस करता हूं। अगर डायबिटीज इंसिपिडस को देखें तो मैं दो इसमें डिवाइड कर देता हूं, एक सेंट्रिक डायबिटीज इंसिपिडस और दूसरी आप बोल सकते हो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। देखना क्या मीनिंग है इनका। अगर मेन हार्मोन नहीं आ रहा है, यहां पर इस कंडीशन में क्या है, एडीएच डेफिशिएंसी है, एडीएच डेफिशिएंसी। इसका मतलब है रिसेप्टर नॉर्मल होगा लेकिन एडीएच नहीं है तो सिग्नलिंग नहीं हो जाएगी, नो सिग्नलिंग स्टार्ट। ठीक है भाई, आपको सिग्नलिंग स्टार्ट करने के लिए हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, तब जाके सिग्नलिंग होगी और एक्वापोरिन 2 एक्सप्रेस करेंगे। अगर हार्मोन नहीं है तो कौन सा है, सेंट्रिक डायबिटीज इंसिपिडस है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कब बोलोगे आप अगर एडीएच है, ठीक है, आपने बोला इस बार एडीएच सफिशिएंट है लेकिन इसका जो रिसेप्टर है V2 रिसेप्टर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। V2 रिसेप्टर क्या हो गया, अनरिस्पॉन्सिव हो गया है, अनरिस्पॉन्सिव। देख रहे हो आप बात को समझना। इस बार एडीएच सफिशिएंट है लेकिन जो उसका रिसेप्टर है V2 वो उसको सेंस नहीं कर पा रहा,
और अगर वो उसको सेंस नहीं करेगा तो आप बोलोगे रिसेप्टर क्या हो गया, अनरिस्पॉन्सिव हो गया है एडीएच के लिए, तब भी सिग्नलिंग नहीं चलेगी। भाई सिग्नलिंग चलने के लिए एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स हार्मोन रिसेप्टर का बनना जरूरी है। और एक्टिव कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, एक तो हार्मोन होना चाहिए प्रॉपर अमाउंट पे, और साथ के साथ उसका रिसेप्टर उसको सेंस करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। यहां पर रिसेप्टर सही है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम एडीएच की कमी में है, मतलब एडीएच आपका नहीं है जो होना चाहिए था। दूसरे वाले केस में एडीएच सफिशिएंट है, लेकिन प्रॉब्लम उसके रिसेप्टर में है। दोनों ही केस में अल्टीमेटली सिग्नलिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी, और सिग्नलिंग स्टार्ट नहीं होगी तो एक्वापोरिन 2 का एक्सप्रेशन एपिकल मेम्ब्रेन पे नहीं होगा। एपिकल मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेशन नहीं होगा तो जो वाटर सेल के अंदर के थ्रू आएगा और बाहर ब्लड वेसल में जाना चाहिए था, वो ल्यूमन के थ्रू ही आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि फिल्ट्रेट तो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा है, और वो फाइनली वाटर एज ए यूरिन बॉडी से बाहर होगा, डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होने लग जाएगी। तो ये केस कहलाएगा आपका डायबिटीज इंसिपिडस। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो होपफुली आप एक बार इसको लर्न करना, ठीक है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। V2 रिसेप्टर को याद रखना, V2 रिसेप्टर, क्योंकि आप ध्यान रखना जब एडीएच अपना एक्शन देता है तो उसके मल्टीपल एक्शन आते हैं। जब वो हॉर्मोन्स V2 के थ्रू काम करेगा, दैट मीन्स जब वो नेफ्रॉन्स पे काम करेगा तो V2 रिसेप्टर के थ्रू सिग्नलिंग दे रहा है, लेकिन उसका काम एक आर्टरी के कॉन्स्ट्रिक्शन पे भी होता है। जब वो आर्टरियल कॉन्स्ट्रिक्शन पर रोल प्ले करता है तो वहां पर वो V1 रिसेप्टर के थ्रू काम करता है। तो एक हार्मोन है, अलग अलग साइट के बेसिस पर उनके अलग अलग टाइप के रिसेप्टर हो सकते हैं, और उसके बेसिस पर उसका क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। तो डायबिटीज इंसिपिडस पर रोल जो आपको समझना है वो V2 रिसेप्टर का समझना है। सो होपफुली ये पॉइंट आपको, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू ऑल।